स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। जीएसटी को आए 6 साल हो चुके हैं। इट हैज ऑलरेडी बीन 6 years ऑफ जीएसटी। सो वी हैव टू सी दैट व्हाट आर द हिट्स एंड मिसेस। कहां पे जीएसटी सही बैठा है और कहां पे कुछ कुछ मिस हुआ है या गलतियां हुई हैं या इंप्रूवमेंट के चांसेस हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट, एजुकेटर, मेंटर सांघी सर, और आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी IQ IAS पर। स्टडी IQ IAS पर आप हमारे कोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं, जो लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में गिवन है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट जीएसटी, तो जीएसटी को देखने से पहले मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह के टैक्सेस भारत में हैं, और जीएसटी जब लाया गया तो कौन कौन से टैक्सेस को इसके अंदर सबसूम किया। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इस लिंक के थ्रू सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर, ताकि आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और स्पेशली आप मेरे टेलीग्राम हैंडल पर मुझसे जुड़ सके, जहां पर आपको सारी चीजें मिलेंगी और ये सारी पीडीएफ्स मिलेंगी जो मैं यूज करता हूं आपको पढ़ाने के लिए। तो ये लिंक है ayushsanghi.carrd.co, कार्ड CARRB.co। इस पे आपको मेरे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक्स जो है वो मिलेंगे। अब बात है कि जीएसटी के 6 साल हो चुके हैं। इस महीने, जुलाई के महीने में 6 साल पूरे हो गए, क्योंकि जीएसटी आया था 1 जुलाई 2017 को, और जो एम था वो था टू मेक वन नेशन वन टैक्स, यानी कि जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उन सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को मर्ज करके एक सिंगल टैक्स, एक सिंगल अम्ब्रेला में लेकर आना है, जिसका नाम हम क्या देना चाहते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सो नेशन वाइड जीएसटी ने कितने टैक्सेस को सबसूम करा, मतलब कितने टैक्सेस जो हैं इसमें आ गए, ताकि ये वन नेशन वन टैक्स का जो स्लोगन है ये पूरी तरीके से अप्लाई हो सके और अडॉप्ट हो सके। तो तकरीबन 17 लोकल लेवीज या लोकल लेवल के टैक्सेस, वैट, सेनवैट वगैरह, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, एंड 13 सेसेस, 13 सेसेस जो है वो खत्म हुए। तो कुल मिला के ऐसे 30 टैक्सेस हैं जो कि सबसूम होके एक जीएसटी जो है वो लाया गया है, और बड़ा कामयाब टैक्स रहा है। ये चीज देखेंगे थ्रू एग्जांपल्स, लेकिन उससे पहले मैं आपको समझाना चाहूंगा कुछ बेसिक्स। सो व्हाट आर द बेसिक्स? जब हम बात करते हैं बेसिक्स की, तो सबसे पहले सवाल आता है टाइप्स ऑफ टैक्सेस इन इंडिया। आइए जी, लेट्स गो बैक टू द बेसिक्स, क्योंकि बेसिक्स मैटर करते हैं। पहली चीज है डायरेक्ट टैक्स। द फर्स्ट थिंग इज डायरेक्ट टैक्स, फॉलोड बाय दैट द सेकंड थिंग इज इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, जितने स्टूडेंट्स को नहीं पता है उनको इसका मतलब समझाते हैं दैट व्हाट डज इट मीन। डायरेक्ट टैक्स का मतलब ये होता है जिन टैक्सेस को हम लोग सरकार के पास डायरेक्टली पे करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो टैक्सेस डायरेक्टली जाते हैं उसको कहा जाता है डायरेक्ट टैक्स। और ऐसे कई सारे टैक्सेस होते हैं, देयर आर मल्टीपल टैक्सेस। मल्टीपल टैक्सेस से मेरा मतलब है टैक्सेस विच आर गोइंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जैसे कि इनकम टैक्स। अब मैंने इनकम कमाई, आई हैव अर्न्ड सर्टेन इनकम फ्रॉम लेट्स से स्टडी IQ IAS, तो ऑटोमेटिकली उसमें से मेरी इनकम क्योंकि टैक्सेबल है, तो मैं कुछ टैक्स भारत सरकार के पास जमा कराऊंगा। सिमिलरली टैक्सेस होते हैं वेल्थ टैक्स, ठीक है, उसी तरीके से और भी टैक्सेस होते हैं, देयर आर सम मोर टैक्सेस। वो सारे टैक्सेस जो है उसकी पहचान ये है कि हम वो टैक्सेस डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास डिपॉजिट कराते हैं। क्योंकि हम ये टैक्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास डिपॉजिट कराते हैं, इस वजह से इनका नाम डायरेक्ट टैक्स जो है कहलाया जाता है। दीज आर कॉल्ड एज डायरेक्ट टैक्सेस। एज अपोज्ड, जो कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नाम से लग रहा है, वो है इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस का मतलब क्या हुआ? समथिंग दैट वी डू नॉट गिव टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्टली, जो हम भारत सरकार के पास डायरेक्टली जमा नहीं कराते। तो किसके पास कराते हैं? वी गिव इट टू पीपल, हम किसी और को देते हैं, वो किसी और को देते हैं। ये होते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो आप अपने आसपास जहां पर भी बैठे हैं और सुबह से लेकर रात तक आप रियलाइज करिए, आपने जितनी भी चीजें खरीदी हैं, वॉट एवर यू हैव बॉट, जो भी आप खरीदते हो, जो भी आप कंज्यूम करते हो, वो हर चीज टैक्सेबल है। ये बत्ती, वाईफाई, स्क्रीन, जो कनेक्शन है, जो आपका सर्विस प्रोवाइडर है, जो आपका नेटवर्क प्रोवाइडर है, ठीक है, जो आप चाय, दूध, बिस्किट, खाना पीना जो भी कंज्यूम करते हो, हर चीज पे टैक्स लगा हुआ होता है।
अब ये टैक्सेस हम किसको देते हैं, रिटेलर को या सर्विस प्रोवाइडर को, एयरटेल, वोडा, बीएसईएस, बीएसएनएल, इन सबको देते हैं। ये लोग जो है वो आगे डिपॉजिट कराते हैं। तो एक इनडायरेक्ट कड़ी है, विच इज वाई वी डोंट डिपॉजिट दीज टैक्सेस डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब क्योंकि ये टैक्सेस डायरेक्टली भारत सरकार के पास नहीं जाते, इसलिए इन्हें इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो कहा जाता है। दीज आर टर्म्ड एज इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो आपके सामने है क्लासिफिकेशन टाइप्स जो है, पहला हुआ डायरेक्ट टैक्स और दूसरा हुआ इनडायरेक्ट टैक्स। दीज आर टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस। अब जो है सवाल उठता है जीएसटी के ऊपर। व्हाट इज जीएसटी? व्हाट इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स? तो पहले क्या होता था, देयर वर मल्टीपल लेवीज, कई सारे लेवी होते थे। जैसे कि गुड्स पे देयर वर मल्टीपल टैक्स। अब गुड्स है, अब गुड्स के ऊपर क्या टैक्स लग रहा है? व्हाट आर द थिंग्स व्हिच आर व्हाट आर द टैक्सेस व्हिच आर लेवीड ऑन गुड्स? इस पे लगता था वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है। इस पे लगती थी एक्साइज ड्यूटी, वैल्यू एडेड टैक्स, एक्साइज ड्यूटी। अगर ये आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, इस पे लगती थी कस्टम्स ड्यूटी। और इस पे अलग अलग तरीके के लेवीज लगते थे, जैसे कि ऑक्ट्रॉय लगता था, ठीक है। इंटर स्टेट सेल में इसके ऊपर सेल्स टैक्स लगता था, इस पे आप सीएस, जिसको आप सीएसटी भी कहते थे। ये तो गुड्स की सिचुएशन थी। उसके सिवा जो सर्विसेज प्रोवाइड करते थे, जैसे मैं आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं, इस पे अलग से लगता था सर्विस टैक्स। देयर यूज्ड टू बी सर्विस टैक्स ऑन सर्विसेज। अब गुड्स और सर्विसेज पे इंडिविजुअली टैक्सेस लगते थे और गुड्स पे कई सारे टैक्सेस लगते थे। ये तो कुछ ही है, इसके सिवा और भी कई टैक्सेस लगते थे। बिकॉज देयर वर मल्टीपल टैक्सेस ऑन गुड्स एंड देयर वाज सर्विस टैक्स व्हिच वाज सेपरेट, इसकी वजह से प्रॉब्लम होती थी। उस प्रॉब्लम को हम कहते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस। मतलब थोड़ी देर में समझाऊंगा। और दूसरी जो चीज होती थी वो था मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस। अब जो मैन्युफैक्चरर है या रिटेलर है, उसे इतने सारे टैक्सेस से डील करना है। अब वो टैक्सेस से डील करने का मतलब है उतनी आप रिटर्न्स फाइल करो मंथली बेसिस पे, उतनी आप उतने फॉर्म्स में पढ़ो, क्योंकि आपको हर चीज करनी पड़ती है। तो इट वाज वेरी वेरी पेपर हैवी। ये कम्बरसम एक्टिविटी थी। इस कम्बरसम एक्टिविटी को रोकने के लिए क्या किया गया, ये सारे टैक्सेस को सबसूम कर दिया गया। ऑल दीज टैक्सेस वर रिप्लेस्ड बाय वन इनडायरेक्ट टैक्स और वन नेशन वन टैक्स, जिसको आप जीएसटी कहते हो। सो वैल्यू एडेड टैक्स, ऑक्ट्रॉय, सर्विस टैक्स, ये तीन हुए। कस्टम्स ड्यूटी नहीं सबसूम हुई है। बाकी जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, सबको जो है सबसूम करके आप एक ही में ले आए, जिसको हम बोलते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो कि इनडायरेक्ट है और डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स कहलाता है। इट इज कॉल्ड, क्योंकि डेस्टिनेशन पे ये टैक्स लगता है। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस का ये जो है क्लासिफिकेशन आपके सामने आया। और डायरेक्ट टैक्सेस के बारे में मैं आपको समझा चुका हूं। ये सिर्फ नॉलेज के लिए था। इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स, कैपिटल गेन्स टैक्स, ये अलग अलग तरह के जो है डायरेक्ट टैक्सेस यहां पर आते हैं। दीज आर हियर। तो जीएसटी आया, वन नेशन वन टैक्स की पूरी स्पिरिट से हमने अडहेयर करा। और यहां पे कई तरह के जीएसटी आए, टाइप्स ऑफ जीएसटी, क्योंकि इसका रीजन ये था कि पहले जो टैक्सेस लगते थे वो भी अलग अलग चीजों पे लगते थे। विद इन इंडिया टैक्स लगा, विद इन वन स्टेट टैक्स लगा, जैसे दिल्ली के अंदर टैक्स है, या यूपी, हरियाणा, महाराष्ट्र, एमपी, इन सब पे जो टैक्स लगा। विद इन द स्टेट मैन्युफैक्चरिंग, विद इन द स्टेट सेल पे जो टैक्स लगा, उसे हम कहते थे दैट वाज टर्म्ड एज वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। अगर वही गुड एक स्टेट में मैन्युफैक्चर होकर दूसरे स्टेट में बिकता था, उसको हम कहते थे सेल्स टैक्स, या उसपे जो टैक्स लगता था इट वाज टर्म्ड एज सीएसटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स। वही गुड अगर एक्सपोर्ट होता था, उस पे लगता था कस्टम्स ड्यूटी, ठीक है। तो इस तरीके से टैक्सेस लगते थे। और कोई भी गुड मैन्युफैक्चर होता था, उस पे लगती थी एक्साइज ड्यूटी। तो अब सरकार ने ये सारी चीजें देखी और उस चीजों को मद्देनजर रखते हुए जीएसटी को लेकर आए। तो अब सवाल ये होता है कि क्योंकि वैट जो था वो स्टेट टैक्स था, वो भी खत्म हो गया, और सेंटर के सारे टैक्सेस भी खत्म हो गए, सर्विस टैक्स भी खत्म हो गया। इस वजह से उनको कंसोलिडेटेड टैक्स लाना था, लेकिन फिर भी उसमें टाइप्स रखे। जैसे अगर जीएसटी लगा है तो उसमें सेंटर की वैल्यू का जो जीएसटी होगा, या जीएसटी में जो सेंटर का कंट्रीब्यूशन होगा, या सेंटर के पास जो पैसा जाएगा, वो जो उसको बोलेंगे सीजीएसटी, सेंट्रल जीएसटी। Tax is levied by the center and is applicable on transactions within the state or UT. State और UT के अंदर जो transactions हैं वो यहां पर आए, इसको कहा गया CGST। जो जीएसटी स्टेट का होता है वो वैट के रिप्लेसमेंट में आया है, उसे बोलते हैं SGST, स्टेट जीएसटी।
tax is levied by the state and is applicable on transactions within the state, which includes Delhi as well as Puducherry. दिल्ली पुडुचेरी को इसलिए लिखा है क्योंकि ये यूटी विद लेजिस्लेटिव असेंबली है। आप लोग इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं, आपने पॉलिटी पढ़ी है तो आप जानते हैं। तो दिल्ली पुडुचेरी को छोड़ के बाकी यूटीज में जो लगता है वो है यूटी जीएसटी। टैक्सेस लेविड बाय यूटीज एंड इज एप्लीकेबल ऑन ट्रांजैक्शंस, जो यूटीज के अंदर होती है बहुत सारी है। आपकी दादर एंड नागर हवेली है, उसके बाद अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है, मल्टीपल यूटीज। कुल मिला के अब तो लद्दाख और कश्मीर को मिला के तो 9 यूटीज 8 यूटीज हो गई है। और आईजीएसटी जो है वो है इंटर स्टेट सेल, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बेचने की सेल। इट इज टर्म्ड एज इंटीग्रेटेड जीएसटी और आईजीएसटी। तो ऑल दीज थिंग्स हैव बीन ब्रॉट, ये सारी चीजें आई हैं और सारी चीजें यहां पे स्पेसिफिकली अस्क्राइब की गई है। अब सवाल उठता है जीएसटी स्लैब का, कि स्लैब्स किस तरीके से लगाए गए हैं। हाउ हैव स्लैब्स बीन अंडरस्टूड? जीएसटी स्लैब और गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का स्लैब। स्लैब का मतलब ये होता है कि किस रेट पे जीएसटी लगेगा। देखिए सारी प्रॉब्लम्स है, इतने सारे टैक्सेस थे तो वो सारे टैक्सेस अलग अलग रेट पे थे। अब आपने वन नेशन वन टैक्स कर दिया। अब अगर आप एक रेट बोले 18%, तो दूध, ब्रेड, अंडे से लेकर जो है सबसे महंगा आइटम जो बिकता है लग्जरी गुड, सब पे सेम रेट ऑफ टैक्स होगा? नहीं, उसमें अलग अलग स्लैब्स होंगे। तो जब जीएसटी आया था तो वो 5 स्लैब्स में डिसाइड किया गया था, डिवाइड किया गया था। पहले थे निल रेटेड गुड्स यानी कि 0% टैक्स, फिर 5%, 12%, 18% और 28%। ये रेट्स डिसाइड करे गए थे जीएसटी के व्हेन जीएसटी वाज अप्लाइड। अब जो है, अब मल्टीपल रेट्स हैं, कुछ कुछ गुड्स पे 14% भी होता है, कुछ पे 8% भी होता है, मल्टीपल रेट्स है। लेकिन अगर मोटी मोटी बात करें तो 5% टैक्स यानी कि सबसे कम रेट टैक्स रखा है एसेंशियल आइटम्स पे, जैसे कि मिल्क प्रोडक्ट्स पे एसेंशियल आइटम है तो सबसे कम टैक्स है 5%। और लग्जरी गुड्स जो ऑलरेडी महंगे हैं और सिम गुड्स जैसे कि सिगरेट हो गई, शराब हो गया, शराब हो गई, इन सब चीजों की, इन सब जो चीजें हैं इन पे 28% टैक्स रखा गया है। लग्जरी एंड डीमेरिट गुड्स यही होते हैं, मतलब सिम गुड्स कहा जाता है। दी अदर स्लैब्स ऑफ टैक्स आर 12% एंड 18%। तो 18% जो टैक्स रखा है वो मोस्टली सर्विसेज पे रखा है। तो जो सर्विस हम आपको प्रोवाइड करते हैं टीचिंग की, उन सब पे 18% टैक्स है, ये आपको पता होना चाहिए। तो 18% जीएसटी जब आप पे करोगे तो उसमें ब्रैकेट में लिखा हुआ आता है इंक्लूसिव ऑफ 18% आईजीएसटी। ऑनलाइन पेमेंट्स पे आईजीएसटी लगता है और वो 18% पे है। बहुत सारी चीजें 12% पे भी टैक्सेबल है। तो प्री जीएसटी एरा में जो अब क्या बात है, जो जीएसटी के पहले इतने सारे टैक्सेस होते थे उसका सब टोटल मिला के जो टैक्स का रेट आता था इट वाज 31%। और अब जो है वो टैक्स के रेट्स ये है 5, 12, 18, 28 इस तरीके के टैक्स के रेट है। तो एवरेज जो है वो कम हुआ है, जिसकी वजह से कंज्यूमर को बेनिफिट हुआ है। कंज्यूमर हैज बीन बेनिफिटेड बिकॉज ऑफ दिस। तो अब सवाल ये उठता है कि जीएसटी को इंट्रोड्यूस क्यों किया गया। एक रीजन आपको पता है जिसको हम बोलते हैं वन नेशन वन टैक्स। यू ऑलरेडी नो दिस रीजन, ये आप जानते हैं। उसके सिवा जो एक रीजन है, मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले समझाया था, वो था कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस। कैस्केडिंग इफेक्ट का मतलब होता है टैक्स ऑन टैक्स। मतलब एक आइटम के ऊपर, मान लीजिए 100 रुपए का आइटम है, उसके ऊपर टैक्स लगता है 10%, उसके ऊपर टैक्स लगता है मान लीजिए 5%। तो अब 100 के ऊपर टैक्स लगा 10%, तो 10 रुपए का टैक्स हुआ 110। उसके ऊपर अगर आपने 5% टैक्स लगा दिया तो आप टैक्स के अमाउंट के ऊपर भी टैक्स लगा रहे हो, जो कि गलत है। दैट इज रॉन्ग। उसको कहा जाता है कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस। इसका एक्स्ट्रा बर्डन कंज्यूमर पे पड़ता है, आप पे, हम पे पड़ता है। ये प्रॉब्लम इसलिए आ रही थी क्योंकि टैक्सेस बहुत सारे थे, तो वो सारे टैक्सेस हटा के एक टैक्स लाया गया कि अब भैया इस चीज पे सिर्फ 12% टैक्स लगेगा या 18 लगेगा। तो टैक्स के ऊपर टैक्स का मतलब ही नहीं बनता है। सो दिस इफेक्ट अकर्स व्हेन अ गुड इज टैक्स्ड ऑन एवरी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन एंड सच अ गुड इज टैक्स्ड टिल इट इज फाइनली सोल्ड टू द कंज्यूमर। ये प्रॉब्लम आती थी, इस वजह से कैस्केडिंग इफेक्ट होता था। तो इट मींस ईच सक्सीडिंग ट्रांसफर ऑफ गुड इज टैक्स्ड इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस चार्ज्ड ऑन द प्रीसीडिंग ट्रांसफर। तो मान लीजिए मैंने आपको गुड बेचा और आपने उस पर 10% टैक्स लगाया, आपने आगे बेचा तो उसने भी उस प्राइस के ऊपर 10% टैक्स लगा दिया। तो टैक्स के ऊपर टैक्स हो गया, 10 रुपए जो टैक्स लगा हुआ है उसके ऊपर और 10% टैक्स हो गया, वो चीज गलत है। एज अ रिजल्ट फाइनल कंज्यूमर बेयर्स द बर्डन ऑफ मल्टीपल टैक्सेस इंपोज्ड ऑन एवरी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। तो ये इसकी वजह से प्राइसेस इन्फ्लेट होते थे या प्राइसेस बढ़ते थे। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन था जिसको आप बोलते हैं इन्फ्लेशनरी इफेक्ट ड्यू टू कैस्केडिंग इफेक्ट। तो ये प्रॉब्लम जो है अब खत्म हो चुकी है। दिस प्रॉब्लम इज एब्सोल्युटली ओवर।
तो ये एक बहुत बड़ा फायदा था। इसके सिवा जीएसटी के आने के बाद 6 साल के अंदर अंदर क्या क्या चेंजेस देखे गए और उसके क्या बेनिफिट्स रहे हैं, ये आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन आप सभी के लिए एक अनाउंसमेंट, स्टडी IQ IAS आप लोगों के लिए लेकर आया है एक ह्यूजली कॉम्प्रिहेंसिव जनरल स्टडीज बैच। ये है जीएस फाउंडेशन बैच, खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जो 2024 की तैयारी कर रहे हैं। 2024 वाले स्टूडेंट्स इस बात को ध्यान से सुने कि आप लोगों के लिए बैच हर मीडियम में, हर माध्यम में जो है वो अनाउंस हो चुका है, लॉन्च हो चुका है। सो ऑल द इंग्लिश मीडियम एस्पिरेंट्स, वी वुड टीच यू इन इंग्लिश स्पेसिफिकली, वी हैव इंग्लिश मीडियम बैचेस। जितने हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं, हमारे पास डेडिकेटेड हिंदी के बैचेस हैं, और बायलिंगुअल बैचेस भी हैं, जो लोग बायलिंगुअल में कंफर्टेबल हैं। ये सारे जो बैचेस हैं, इसमें आपको हर एक चीज की कवरेज मिलेगी। कंप्लीट सिलेबस ऑफ प्रीलिम्स एंड कंप्लीट सिलेबस ऑफ मेंस। उसके बाद आता है पर्सनालिटी टेस्ट इंटरव्यू सेशन, उसकी तैयारी हम आप कराएंगे। उसके पहले जो है हम आपको करवाएंगे SIP क्रैश कोर्स प्रीलिम्स का अलग, मेंस का अलग। टेस्ट सीरीज जो है प्रीलिम्स की अलग और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मेंस की अलग। मेंटरशिप सेशंस, एंड टू पुट अ चेरी ऑन द केक, हम आपको कॉम्प्लीमेंट्री बुक्स दे रहे हैं। अनंत स्वरूप सर द्वारा लिखी गई किताबें जो है वो आपको इस सेट के साथ, नॉर्मल बुक्स के सेट के साथ आपको मिलेंगी, ऑल एट अ हाईली डिस्काउंटेड प्राइस ओनली ऑफ 30,000 रुपीज। सिर्फ और सिर्फ 30,000 रुपए के प्राइस में आपको ये सब कुछ मिलेगा अगर आप मेरा कोड यूज करें, विच इज सांघी लाइव। तो सांघी लाइव कोड के जरिए आप एक्सेस कर सकते हैं और आपको हर एक बैच पे, सिर्फ इसी बैच में नहीं, हर एक बैच पे डिस्काउंट मिलेगा। कोड याद रखें, सांघी लाइव। तो पॉजिटिव ग्रोथ यानी कि इफेक्ट्स क्या क्या हुए हैं। तो पहला जो है वो है कि टैक्सेशन रेवेन्यू सरकार का इंक्रीज हुआ है, जिसको आप बोलते हो रोबस्ट ग्रोथ इन रेवेन्यू। रोबस्ट मतलब बहुत मैसिव ग्रोथ इन रेवेन्यू है। इसके आंकड़े सुन के आप चौंक जाएंगे। सो व्हेन वी टॉक अबाउट रोबस्ट ग्रोथ इन रेवेन्यू, उसका मैं आपको चार्ट दिखाता हूं। लेट मी शो द चार्ट टू यू। ये चार्ट देखिएगा कि पहले जब जीएसटी आया था तब कितना रेवेन्यू था और आज कितना है। 2017-18 में 89,000 करोड़ का रेवेन्यू था इन 17-18, जो बढ़ के 98,000 करोड़ हुआ। प्री कोविड यानी कि 19-20 वाले साल में, 2019-20 में तकरीबन 1 लाख करोड़ चल रहा था। 20-21 में यह बढ़ के 1,08,000 करोड़ हुआ। उसके अगले साल 21-22 में यह बढ़ के 1,23,000 करोड़ हुआ। पिछले साल जो है ये 1.5 लाख करोड़ हुआ, और इस साल जो आंकड़े चल रहे हैं वो है 1.25 लाख करोड़। और 1.25 लाख करोड़ की जीएसटी कलेक्शन बात हो रही है मंथली बेसिस पे। ये मंथली एवरेज है, यानी कि 1.25 लाख करोड़ अगर मंथली हो रहा है तो इसका मतलब है भारत सरकार जीएसटी से पूरे साल में तकरीबन 21 से 22 लाख करोड़ जो है वो कमाएगी। दिस इज व्हाट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वुड अर्न थ्रू इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो अगर आप जीएसटी का जो ग्रॉस मंथली रेवेन्यू है इन लाख करोड़ देखेंगे तो 2017 से 1 लाख करोड़ से थोड़ा नीचे था, आते आते यहां तक आया। ये जो आप मैसिव ड्रॉप देख रहे हैं, द ड्रॉप दैट यू आर सीइंग, दिस इज द ड्रॉप। ये वाला जो आप ड्रॉप देख रहे हो ये हुआ लॉकडाउन वाले टाइम पे, क्योंकि कंजम्पशन बिल्कुल डाउन थी, कुछ नहीं बिक रहा था, ऑयल नहीं यूज हो रहा था, सब बंद पड़ा हुआ था, तो ये डिप आया। लेकिन फिर जैसे रिबाउंड करा, आप देख सकते हैं मई 2020 के बाद से रिबाउंड करके तब से जो है ये ट्रैजेक्टरी आप ऊपर ही जाती देखोगे, जो कि 1.25 लाख करोड़ के आसपास पहुंच गई है। इट इज ओवर 1,70,000 करोड़। तो ये पहला बेनिफिट है कि सरकार को फायदा हुआ है कि जीएसटी कलेक्शन बढ़ी है। अब सरकार की कलेक्शन बढ़ी है, ये तो बात ठीक है, लेकिन आपको और मुझे भी कोई फायदा हुआ क्या? आम इंसान को कोई फायदा हुआ है इससे? व्हाट आर द बेनिफिट्स टू द कॉमन मैन? जो चीजें, अब मैं इसका आपको बड़ा अच्छा देखिए, कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस में ऑन एन एवरेज हमें सारे टैक्सेस मिला के 31% पड़ता था। इट यूज्ड टू बी 31%। अब जो है, अब वो टैक्सेस जो है कम हो गए हैं, क्योंकि अब उतने टैक्सेस कैस्केडिंग इफेक्ट में नहीं आते। कैस्केडिंग इफेक्ट खत्म हो चुका है और बहुत सारे आइटम्स हैं जो कि कम रेट पे टैक्सेबल है। बहुत सारे आइटम्स हाई रेट पे भी टैक्सेबल है, मैं ये बात मानता हूं, वो भी एक चीज है, एरिया ऑफ कंसर्न है। लेकिन बहुत आइटम्स पे टैक्स रेट कम हो गए हैं, जो मैं आपको कंपैरेटिव यहां पे बना के दिखाऊंगा। सिंस द इंप्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी, मंथली बजट ऑफ कंज्यूमर्स हैव कम डाउन बाय सेवरल परसेंटेज पॉइंट्स। मंथली बजट जो है वो कम हो गया है। जीएसटी हैज रिमूव्ड द टैक्स ऑन टैक्स, यानी कैस्केडिंग इफेक्ट। फाइनल कंज्यूमर नो लॉन्गर बेयर्स द बर्डन ऑफ मल्टीपल टैक्सेस imposed on every stage of production। जैसे एग्जांपल के लिए इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पे जीएसटी कम हुआ, which will benefit the common man to save the money। ये चार्ट मैंने आपके लिए इंक्लूड करा है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है इसमें मेजरली।
तो इसमें आप अगर कंपेयर करेंगे प्री जीएसटी एरा में, जो प्री जीएसटी है सारे टैक्सेस मिला के, एक टीवी जो 27 इंच का होता था उस पे टैक्स तकरीबन 31.3% आता था। आज की डेट में उस पे टैक्स है 18%। फ्रिज जो है उस पे 31.3 आता था, आज उस पे 18% है। वॉशिंग मशीन, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, गीजर, फैन, ये सब 31% पे टैक्सेबल थे, आज सब 18% पे है। एलपीजी स्टोव, जो स्टोव होता है गैस एलपीजी, 21% पे थी, आज 18% पे है। एलईडी 15% पे था, 12 हो गया। सीने कपड़े से सिलने की मशीन, स्यूइंग मशीन 16% पे थी, 12 हो गई। स्टैटिक कन्वर्टर्स 28 पे था, 18 हो गया। केरोसिन प्रेशर लैंटर्न, वैक्यूम फ्लास्क, मोबाइल फोन 31% पे थे, अब 12% पे आ गए। तो इस तरीके से टैक्स रेट जो है वो काफी हद तक कम हुए हैं, और यही एक रीजन है जिसकी वजह से कंज्यूमर्स को फायदा है। देखिए, जो इन्फ्लेशन 6 साल में बढ़ा है वो अलग है, लेकिन टैक्सेशन रेट नहीं बढ़ा है, तो ये दो अलग अलग चीजें हैं। तो दूसरा फायदा। तीसरा फायदा है कि टैक्सेशन की बॉयंसी बढ़ी है, टैक्स बॉयंसी। टैक्स बॉयंसी जो हमारी टोटल जीडीपी है उसकी बढ़ के 1.22 हो गई है। सो द रेवेन्यू बॉयंस फॉर स्टेट्स हैज इंप्रूव्ड टू 1.22 आफ्टर इट्स इंप्लीमेंटेशन फ्रॉम 0.72 बिफोर द रोल आउट ऑफ जीएसटी। अब मैं आपको बेसिक समझाता हूं टैक्स बॉयंसी का मतलब क्या होता है आसान भाषा में। टैक्स बॉयंसी का मतलब यह होता है कि टैक्स का रेट बढ़ाए बगैर आपकी टैक्स की कलेक्शन बढ़ जाना, उसको बोलते हैं टैक्स बॉयंसी। तो जितनी हमारी जीडीपी जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे टैक्स की कलेक्शन बढ़नी चाहिए, जो कि हो रहा है। इस वजह से टैक्स बॉयंसी हमारी 1.22 के आसपास है। तो इट एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन चेंजेस इन गवर्नमेंट्स टैक्सेशन रेवेन्यू ग्रोथ एंड द चेंजेस इन जीडीपी। जीडीपी के कंपैरिजन में रेवेन्यू ग्रोथ हो रही है। इट रेफर्स टू रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ टैक्स रेवेन्यू ग्रोथ टू चेंजेस इन जीडीपी, कि आपके जीडीपी अगर बढ़ा तो टैक्सेशन के रेवेन्यू में कितना चेंज आया, टैक्सेशन रेट चेंज हुए बगैर, विदाउट इंक्रीजिंग द टैक्स रेट। इसको बोलते हैं बॉयंसी। तो ये बॉयंसी जो है काफी अच्छी हो गई है। तो बिफोर जीएसटी स्टेट्स का टैक्स रेवेन्यू ग्रोथ वाज 8.3%, while GDP growth was 11.5%, which means a low tax buoyancy of 0.72। जो कम टैक्स buoyancy था वो था 0.72 का, ये जीएसटी के पहले था। अब जो है वो टैक्स buoyancy, टैक्स ग्रोथ वाज 12.3% और buoyancy जो है वो 1.22 हो गई। इसका मतलब ये है कि और ज्यादा लोग टैक्स के एम्बेट में आए हैं। दिस इज वन बेनिफिट, कि और ज्यादा लोग टैक्स के एम्बेट में आए हैं। और दूसरी बात, कंप्लायंस जो है वो बढ़ गई है। मतलब पहले जो लोग टैक्स की चोरी करते थे, अब वो लोग टैक्स भर रहे हैं। इस वजह से टैक्स में बढ़ोतरी आई है, टैक्स की ग्रोथ आई है। तो कैस्केडिंग इफेक्ट खत्म हुआ है। दूसरा, आपने टैक्स की चोरी करने वालों को रोका है। तो ये सारे के सारे पॉजिटिव्स हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं। अब आते हैं नेगेटिव्स पे। नेगेटिव्स भी कई हैं। देखिए, सब कुछ परफेक्ट नहीं हो सकता, और ऑब्वियसली पोस्ट इंडिपेंडेंस में भारत में जो है सबसे बड़ा टैक्सेशन रिफॉर्म देखा गया है। तो एक टैक्सेशन रिफॉर्म अगर इतनी बड़ी कंट्री में 140 करोड़ के देश में होगा तो उसमें वो फुल प्रूफ नहीं हो सकता। उसमें कुछ ना कुछ गलतियां होंगी जो खुद भी पॉलिसी मेकर्स को इंप्लीमेंट करने के बाद समझ में आएंगी, वो पहले समझ में नहीं आ सकती हैं। तो उसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है घोस्ट आईडीज या घोस्ट रजिस्ट्रेशंस। फेक, नकली रजिस्ट्रेशन है। लोग नकली जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। अब आप बोलोगे बड़े पागल है भाई, जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाओगे तो टैक्स भरना पड़ेगा, इससे बेटर तो तुम बिना रजिस्ट्रेशन के थे जब टैक्स नहीं भर रहे थे। ये मुझे भी लगता था, लेकिन ऐसा नहीं है। फेक रजिस्ट्रेशन करवा के लोग क्या सोच रहे हैं, व्हाट आर पीपल थिंकिंग। फेक रजिस्ट्रेशन करा के लोग जो है वो इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा उठा लेते हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब, अगर मैं एक मीडिएटर हूं, इंटरमीडियरी हूं, मैंने किसी से खरीदा, मुझे आगे बेचना है, जिससे मैंने खरीदा उसको मैंने पैसे दिए और मैंने उसको जीएसटी का अमाउंट दिया। अब वो गुड्स जो है मैं आगे बेचूंगा, उससे पैसे आने के पहले ही मैं जीएसटी का अमाउंट दिया हुआ उसका क्रेडिट ले लूंगा, वो पैसा मुझे वापस मिल जाएगा। तो उस इनपुट टैक्स क्रेडिट का अमाउंट वापस लेने के लिए बहुत लोगों ने फेक रजिस्ट्रेशन करवा रखे थे। इसका आंकड़ा बहुत बड़ा है। So 60,000 entities which could be having fake registration, ये आइडेंटिफाई करा है नेटवर्क ने। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस हैज लॉन्च्ड अ 2-month long स्पेशल ड्राइव टू वीड आउट फेक रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी एंड एप्रीहेंडेड द मास्टरमाइंड बिहाइंड ऑल केसेस ऑफ टैक्स एवेजन। ये टैक्स एवेजन है। तो क्या हो रहा था, अब देखिए, जीएसटी नेटवर्क ने इतने लोग आइडेंटिफाई करा। ऑफ दीस 43,000 एंटिटीज, फिजिकल वेरिफिकेशन बाय वे ऑफ विजिटिंग बिजनेस प्रेमिसेस हैव बीन कंप्लीटेड बाय सेंट्रल एंड स्टेट टैक्स ऑफिसेस।
ये क्योंकि आपने एंटिटीज आइडेंटिफाई करी, जब आप विजिट करते हो तो वो एंटिटी होती नहीं क्योंकि वो फेक है. Following this, 11,000 fake GST registration involving GST evasion of 15,000 crores have been detected by taxmen during the first month of the drive. पहले महीने में ही 11,000 मिल गए. तो अब सवाल ये उठता है कि आप ये फेक रजिस्ट्रेशन के थ्रू करते क्या हो, कैसे टैक्स एवेजन हो रहा है, हाउ इज इट हैपनिंग, गलत इनवॉइसेस या फेक इनवॉइसिंग से. तो फेक इनवॉइस का मतलब होता है ना तो आपने खरीद बेच करी, आपने कुछ नहीं करा, नो रियल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बट सिंपली इनवॉइस इशुएंस. इनवॉइस काट के आपने दिया, और भाई आप सरकार के पास क्या गुड्स थोड़ी दिखा के भेजोगे कि मैंने गुड्स भेजे, आप इनवॉइस भेजोगे ना कि मैंने इतने के गुड्स खरीदे, विच इज यूज्ड फॉर अवेलिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट फ्रॉडुलेंटली. इनपुट टैक्स क्रेडिट का सिंपल सा मतलब यह है कि मैंने जो टैक्स दिया है उसका मुझे रिफंड मिल जाता है. Unscrupulous elements misuse the identity of other persons to obtain fake bogus registration under GST with the intention to defraud the government. और इस वजह से जो नकली इनवॉइसेस हैं उसके नाम का आपको इनपुट क्रेडिट मिल जाता है, यानी कि आपने जो टैक्स पे करा हुआ है आउटपुट पे, यू कैन रिड्यूस द टैक्स यू हैव ऑलरेडी पेड ऑन इनपुट्स एंड पे द बैलेंस अमाउंट. ये मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं तब आपको समझ में आएगा. देखिए न्यूमेरिक एग्जांपल है. एक कंपनी है, उसने बैटरी बनाई जिसपे 18% जीएसटी लगता है. तो अगर मैं कंपनी हूं, मैंने बैटरी बनाई, तो उस बैटरी को बेच के मैंने बैटरी का अमाउंट चार्ज करा प्लस 18% लिया. बिल्कुल सही बात है. तो फर्म ए कीप्स 100 एंड डिपॉजिट्स 18% एज जीएसटी. जो मैंने 18% जीएसटी लिया है वो मैंने सरकार के पास दे दिया. सिंपल सी बात है. फर्म बी क्लेम्स एन आईटीसी ऑफ 18 ऑन दिस. अब जिस कंपनी को मैंने बेचा है वो है फर्म बी. अब फर्म बी जो है उस पर कुछ मार्कअप लगाएगी और आगे बेचेगी. अब वो जब आगे बेचेगी तो आगे से टैक्स इकट्ठा करेगी. तो जो टैक्स वो इकट्ठा करेगी उसमें से 18 रुपए का क्रेडिट लेगी, 18 रुपीज माइनस करके डिपॉजिट करेगी बैलेंस अमाउंट. क्योंकि 18 तो मैं ऑलरेडी दे चुका हूं गवर्नमेंट को, दोबारा नहीं देना है, वो डबल टैक्सेशन हो जाएगा. इट क्लेम्स एन आईटीसी ऑफ 18 ऑन द सप्लाई व्हिच कैन बी यूज्ड टू पे जीएसटी और ऑब्टेन कैश रिफंड्स फॉर एक्सपोर्ट्स. कि कैश रिफंड्स होते हैं एक्सपोर्ट्स के ऊपर. तो ये चीजें हैं. अब फ्रॉड कहां आता है कि फर्म ए ने इनवॉइस इशू करा बिना गुड्स सप्लाई करे, तो इनवॉइस इशू कर दिया, गुड्स सप्लाई करे नहीं. अब पॉइंट ये है फर्म बी स्टिल क्लेम्स. अब फर्म बी जो है वो अब आईटीसी ले लेगी, मतलब ना तो गुड्स सप्लाई हुए नहीं, कुछ नहीं हुआ, 18 रुपए फर्म ए ने पे भी नहीं करे, लेकिन फर्म बी 18 रुपए का क्रेडिट ले लेगी बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय फर्म ए. तो दो कंपनीज बनी और फर्म बी ने 18 रुपए कमा लिए, सबका प्रॉफिट है. जीएसटी अथॉरिटीज अरेस्टेड 1402 पीपल. 1402 लोग गिरफ्तार हुए हैं पिछले 6 साल में इस पर्टिकुलर चीज पे. मतलब चीज आती बाद में है, उसके लूप होल्स पहले एक्सप्लॉइट करने के लिए लोग निकल जाते हैं और उसमें अपना फायदा जो है देखने की कोशिश करते हैं. ये नहीं सोचते कि उसका क्या इंपैक्ट होगा. देखिए चीटिंग कभी प्रॉस्पर नहीं करती, ये बात याद रखिएगा. चीटिंग नेवर प्रॉस्पर्स, और फ्रॉड जो है वो कभी ना कभी पकड़ा जाएगा. ऐसा नहीं है कि फ्रॉडस्टर हमेशा भागते रहेंगे, वो कभी ना कभी उससे इंपैक्ट जरूर करेगा. आज नहीं तो कुछ टाइम बाद, बट इट विल डेफिनेटली इंपैक्ट. दूसरी जो प्रॉब्लम है जो एड्रेस होनी चाहिए थी, इनफैक्ट जो बिल में ही आनी चाहिए थी 2017 के पहले, वो आज तक एड्रेस नहीं हुई है, वो है जीएसटी ट्राइब्यूनल. ट्राइब्यूनल इज अ क्वाज़ी जुडिशियल अथॉरिटी. आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा. तो जब क्वाज़ी जुडिशियल अथॉरिटी होती है तो वो क्या करती है, व्हाट डज इट डू? वो बेसिकली जितने भी इश्यूज होते हैं, जितने भी केसेस होते हैं, डिस्प्यूट्स होते हैं, सारे डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करती है. तो पहले जो टैक्सेस थे उसमें सब में ट्राइब्यूनल था. सेस्टैट, ठीक है, सेल्स टैक्स ट्राइब्यूनल था, सर्विस टैक्स था, तो वैट था, लेकिन जीएसटी का ऐसे कोई ट्राइब्यूनल नहीं है. द टैक्सपेयर स्टिल फेस डिफिकल्टी एज जीएसटी एपेलेट ट्राइब्यूनल हैज नॉट बीन कॉन्स्टिट्यूटेड, आज तक बना ही नहीं है. तो जीएसटैट इज टू सेटल डिस्प्यूट्स बिटवीन टैक्सपेयर एंड द गवर्नमेंट. भाई एक टैक्सपेयर है, उसने नहीं दिया होगा तो सरकार को केस करना है. टैक्सपेयर से तुमने ज्यादा टैक्स मांग लिया तो सब टैक्सपेयर केस करेगा. तो इसके बेसिस पे जो डिस्प्यूट है वो रिजॉल्व होना होता है. और हर इनकम टैक्स का एपेलेट ट्राइब्यूनल है, वैट का था, सबका था, जीएसटी का नहीं है. तो एपेलेट ट्राइब्यूनल बनाना बहुत जरूरी है, बिकॉज द इश्यूज इन रिलेशन टू नंबर ऑफ डिस्प्यूट्स, रिफंड्स एक्सेट्रा, ये रोज के हिसाब से बढ़ रहे हैं. तो लोग करें क्या? एक ट्राइब्यूनल होना बहुत जरूरी है ताकि डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व किया जा सके. तीसरा जो मुद्दा है वो बड़ा यूनिक मुद्दा है, वो है गैम्बलिंग का, ऑनलाइन गैम्बलिंग. ये जो आपकी क्या बोलते हैं उसे, सो दीज एप्स, दीज ड्रीम 11 और ये सब जो एप्स होती है, इनको फैंटेसी एप्स कहते हैं. इस पे 18% जीएसटी लगता है. सरकार को इस पे जीएसटी बढ़ा के 28% कर देना चाहिए, क्योंकि ये बेसिकली लॉटरी मनी है. तो ऑनलाइन गेमिंग अट्रैक्ट्स 18% जीएसटी.
तो अभी जो रिसेंटली वो हुई थी मीटिंग, 42nd काउंसिल में जो मीटिंग हुई थी, उसमें ये 49th काउंसिल की मीटिंग हुई थी, उसमें ये था कि जीएसटी रेट को 28% करना है, लेकिन ये मुद्दा डिस्कस नहीं हुआ। इस पर्टिकुलर जो ऑनलाइन गेमिंग हो गया, हॉर्स रेसिंग हो गया, कसिनो हो गए, कसिनो तो भारत में उतने नहीं है, देयर इज करंटली नो कंसेंसस ऑन वेदर ऑनलाइन गेम्स शुड बी कंसिडर्ड गेम्स ऑफ स्किल और चांस एंड हाउ दे शुड बी टैक्स्ड, कैसे टैक्स होने। Absence of a clear definition often leads to tax notices being sent to online game portals. तो इस वजह से लिटिगेशंस होते हैं और टैक्सेशन पोर्टल्स जो है वो भी भेजे जाते हैं। तो अब सारी की सारी इशू जो है वो इन सबको तितर बितर कर दिया है, क्योंकि ये कहते हैं भाई जो विनर है, अगर मान लीजिए मैंने कुछ ऑनलाइन गेमिंग करके कुछ जीता, तो मेरे ऊपर 30% तो इनकम टैक्स लगेगा विनिंग पे, वो तो लगता ही है। वो हर चीज में, जैसे केबीसी में भी जो कंटेस्टेंट होता है, वो भी जो अमाउंट जीतता है उस पर 30% टैक्स लगता है, सब पे 30 लगता है, वो तो लगेगा। 18% जीएसटी भी लगेगा। तो आप बोलोगे भाई बचेगा क्या फिर? अगर 28% लगने लग गया तो फिर कोई खेलेगा ही नहीं उसे। तो स्टेक होल्डर्स हैव बीन वरीड अबाउट imposition of 28% tax on gross gaming revenue, as that would lead to significant rise in tax which would have a dual impact on business and games. So income tax on gamers has been separately notified in Finance Act 23, इसी साल के बजट में आया था कि TDS of 30% to be deducted from net winnings in the user account at the end of the financial year. फाइनेंशियल ईयर के एंड में ये चीज होनी चाहिए। अब इसके ऊपर आप 28% जीएसटी करोगे तो 50% से ऊपर 60% के आसपास टैक्स हो जाएगा, जो कि बहुत ज्यादा टैक्स है, जेन्युइनली बहुत टैक्स है। कि ग्रॉस गेमिंग रेवेन्यू तो वो तो चलो गेमिंग कंपनी के ऊपर लग रहा है, वो 28% टैक्स थे। अब जो जीत रहा है उसको पैसे दो, उसके ऊपर 30% इनकम टैक्स लगे, तो बहुत टैक्सेस हो गए। तो ये है। और आखिरी इशू है, एक बड़ा मुद्दा इसमें आइडेंटिफाई किया गया, वो था सीमेंट का। सीमेंट एक सबसे जरूरी रॉ मटेरियल है रियल एस्टेट बनने का। कुछ भी, कोई भी चीज जो कंस्ट्रक्ट होती है वो सीमेंट के बिना तो बनती नहीं है। सीमेंट पे जीएसटी रेट्स बढ़ा दिए गए। शायद आपने ये नोटिस करा हो, पैंडेमिक के बाद रियल एस्टेट की जो प्रॉपर्टी के प्राइसेस है वो बढ़ गए। क्या प्रॉपर्टी के प्राइसेस प्रॉपर्टी की वजह से बढ़े हैं या कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में एडिशन होने की वजह से बढ़े हैं? दो अलग अलग चीजें हैं। प्रॉपर्टी प्राइसेस बढ़ने का मतलब अगर वो प्रॉपर्टी की वजह से बढ़े हैं, डिमांड सप्लाई की वजह से बढ़े हैं, वो तो अच्छी बात है, इसका मतलब डिमांड बहुत ज्यादा है। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन की वजह से बढ़े हैं तो उसको बोलते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। वो डिमांड पुल इन्फ्लेशन नहीं है, वो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है। हाई जीएसटी रेट ऑफ 28% फॉर सीमेंट प्रोडक्ट, सीमेंट पे 28% है, और इस 28% के ऊपर 12% सेस लगता है। तो 28 के ऊपर 12% सेस का मतलब है 30.5 के आसपास जो है वो जीएसटी हो गया टोटल सीमेंट पे। अब 30.5% अगर टैक्स आप ले लोगे तो जाहिर सी बात है इसके ऊपर महंगाई तो होगी। तो रिडक्शन इन प्रॉफिट मार्जिन्स फॉर द इंडस्ट्री, इस वजह से वो प्राइसेस बढ़ा देते हैं। इट लेड टू एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सीमेंट प्रोडक्ट्स अफेक्टिंग द डिमांड फॉर सीमेंट इन द मार्केट, एंड इट हैज बीन अ मेजर कंसर्न फॉर द कंस्ट्रक्शन एंड इंडस्ट्री विच इज अ मेजर कंज्यूमर ऑफ सीमेंट, जो कंज्यूमर सीमेंट का है। ऑब्वियसली कंस्ट्रक्शन तो इसी की बेसिस पे होगी। तो इन सारी चीजों को देखते हुए ये हमने रिफ्लेक्ट करा है पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स को, और जो नेगेटिव्स है वो डेफिनेटली रिजॉल्व होने चाहिए ऑफ जीएसटी। तो डिस्पाइट दैट देयर आर अनरिजॉल्व्ड इश्यूज सच एज द रैशनलाइजेशन ऑफ टैक्सेस, स्लैब्स, इंक्लूजन ऑफ जीएसटी ऑन पेट्रोल डीजल। पेट्रोल डीजल पे आज भी जीएसटी नहीं लगता है, तो ये भी एक चीज प्रपोज करी गई थी। तो एक्सक्लूजन ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स फ्रॉम टैक्स रिजीम इज लीडिंग टू हायर कॉस्ट इन ऑलमोस्ट एवरी इंडस्ट्री इन द इकोनॉमी। ये ज्यादा कॉस्ट है विच इज लीडिंग टू दिस ऑलमोस्ट इन एवरी इंडस्ट्री इन द इकोनॉमी, जिस वजह से सरकार को उसके बारे में डेफिनेटली कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। सो ऑल दीज थिंग्स डन, वेल एंड डन। अब जो है, अब ये देखने वाली बात है कि आने वाले टाइम में जीएसटी से हम और कितना फायदा निकाल सकते हैं कि वो कंज्यूमर के लिए और सरकार के लिए, दोनों के लिए अच्छा हो और दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो। आई होप आपको टॉपिक पसंद आया होगा। इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए इस लिंक पे मेरे साथ जुड़े, ayushsanghi.card.co। ऑलराइट गाइस, that would be all. Thank you so much. Bye everyone. Take care and all the best. Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।